नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का नाम है तुम घर की संजीवनी हो। चलिए सुनते हैं कहानी को। सुनते हो, मैं दोपहर का खाना बनाकर रख दी हूँ। छोटू और रिया को ट्यूशन पढ़ने जाना है और आज आपकी भी छुट्टी है, तो बस मेरी इतनी मदद कर दीजिए कि उन दोनों को ट्यूशन छोड़कर आइए और फिर 1.5 घंटे बाद ले आइएगा। ध्यान रहे कहीं भूल मत जाना। और हाँ, माँ जी खाना परोसने में आपकी मदद कर देंगी। बस ध्यान रखना कि वो खाना ठीक तरीके से खा ले। वैसे खाने के टेबल पर आप रहोगे तो उन्हें खाना अच्छा ही लगेगा। जब मैं रहूँगी तब वो खाना ज़रूर बेस्वाद लगेगा। बहू चाहे जितना भी कर ले, बेटा पास में रहता है तो माँ बाप को अच्छा ही लगता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। निशा अपने पति सोहम से मुस्कुराते हुए कहती है। सोहम बोला, अगर तुम्हें मेरी माँ का प्यार चाहिए तो अगले जन्म में तुम उनका बेटा बन जाना और मैं उनकी बहू बन जाऊंगा। और वैसे तुम जा कहाँ रही हो जो मुझ पर इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ छोड़कर जा रही हो? तुम जानती हो ना, बच्चे मेरी बात सुनते हैं नहीं, ना ही माँ और पापा। फिर कैसे तुम कुछ घंटों के लिए उन सब की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ रही हो? नहीं नहीं, मैं नहीं संभाल सकता। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। निशा बोली, हद करते हैं आप, सब कुछ करके ही जा रही हूँ। बस इतना ही तो बोला है कि बच्चों को ट्यूशन छोड़ देना और ले आना। माँ जी सब कुछ देख लेगी। हाँ, वो बात अलग है कि मैं सामने रहती हूँ तो वो कुछ करना नहीं चाहती है, वरना मेरे पीछे से वो बहुत अच्छे से घर संभाल लेती है। आखिर उनसे तो मैंने सीखा है घर गृहस्थी चलाना। सोहम बोला, एक तरफ तो तुम माँ की शिकायत करती हो कि वो तुमसे ज़्यादा मुझे चाहती है, तुम्हारी वो तारीफ़ नहीं करती। फिर दूसरी तरफ तुम माँ की तारीफ़ भी करती हो कि उन्होंने ही तुम्हें घर गृहस्थी सिखाई है। पता नहीं तुम माँ के बारे में क्या सोचती हो। निशा बोली, सुनो जी, जो कहना है कहो, पर मेरी सास के बारे में कुछ मत कहना। और एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुझे लगता है आप भूल रहे हैं कि 15 दिन बाद गर्मी की छुट्टियां पड़ने वाली हैं और मुझे मायके जाना है, तो वहाँ जाने से पहले उन लोगों के लिए कुछ उपहार ले लेती हूँ और घर का जो भी सामान होगा वो भी लाकर रख दूँगी ताकि आपको बाज़ार ना जाना पड़े। समझे मेरे भुलक्कड़ पतिदेव? तभी उधर से निशा की सास कांता जी आई और बोली, बहू, लोग मायके से उपहार लेकर आते हैं और तुम मायके उपहार लेकर जाती हो। हमें याद है जब हम मायके जाते थे तो 2 जोड़ी कपड़े ले जाते थे और उधर से घर भर के लिए कपड़े और उपहार, मिठाई और न जाने क्या क्या ले आते थे। पर यहाँ तो उल्टी गंगा बहती है। निशा मुस्कुराकर बोली, मेरी प्यारी सासू माँ, आपको याद है जब मैं पिछली होली में मायके गई थी और वहाँ से जब आप सबके लिए माँ ने उपहार भेजे थे तो आपने क्या कहा था? बहू, बस उपहार लेकर ही आती हो, कभी मायके वालों को भी उपहार दिया करो, क्योंकि ससुराल के साथ साथ मायके की भी जिम्मेदारी एक औरत पर होती है। शादी के बाद पति और ससुराल क्या मिल गया, तुम तो उन्हें कुछ देना भी भूल गई हो। कांता जी सुनकर मुस्कुराने लगी। निशा बोली, माँ जी, मैं 2-3 घंटे में बाजार से होकर आती हूँ, बस आप लोग अच्छे से खाना खा लीजिएगा। और हाँ, अगर मुझे आज देर हो जाए तो जब काम वाली आए तो उसे कहिएगा रसोई के भी सारे बर्तन लेकर रसोई को साफ कर दे। बस एक बार आप देख लेना, वरना वो तो कामचोर है, जहाँ जहाँ बर्तन रहता है वहाँ पर पोंछती ही नहीं। अब मैं चलती हूँ, वरना देर हो जाएगी। कांता जी बोली, बहू, एक तरफ कहती हो कि तुम्हें आने में देर होगी और फिर तुम तो खाना खाई नहीं, फिर कैसे जा सकती हो? निशा बोली, माँ जी, सुबह इतना खाना खा लिया है कि अभी बिल्कुल भी भूख नहीं है, और भूख लगेगी तो मैं वहाँ मॉल में जूस पी लूँगी, पर अब मुझे जाने दीजिए। बस आप लोग ठीक से खाना खा लीजिएगा। और हाँ, आप पतिदेव, जब तक खाना खा लें तो एक बार मुझे बता देना, वरना मेरा ध्यान नहीं लगेगा। इतना कहकर निशा जल्दी से 2 थैले उठाई और घर से निकल गई। सोहम कांता जी से बोला, माँ, क्या आपको भी मायके जाने की खुशी में भूख नहीं लगती थी? ना जाने औरतों की ये क्या आदत है, जब वो मायके के लिए कुछ करती है, यहाँ या वहाँ जाने की तैयारी में होती है तो उनकी भूख प्यास सब खत्म हो जाती है। कांता जी बोली, बेटा, तुम नहीं समझोगे, औरत का मन मायके और ससुराल में बढ़ जाता है।
क्या करें, किसी को भी छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि औरत के अंदर भगवान ने इतनी ममता दे रखी है। इतना कहकर कांता जी अपने कमरे में आराम करने चली गई। मॉल पहुंचकर निशा ने सबके लिए कुछ न कुछ उपहार ले लिए, यहाँ तक कि ससुराल वालों के लिए भी कुछ न कुछ ले ही लिया। बस अपने लिए ही कुछ नहीं लिया, क्योंकि सबकी खुशी में एक औरत को जितनी खुशी मिलती है वो कोई नहीं जानता। अपने लिए कुछ भी खरीदने से पहले औरत सोचती है बेकार में क्यों खरीदना, जब वही कोई दूसरा एक फूल भी दे दे तो वो बहुत खुश हो जाती है। सारी खरीदारी करके जब निशा घर पहुंची तो वो थक कर चूर हो चुकी थी। घर आते ही कांता जी बोली, इसीलिए कह रही थी बाजार हाट इस गर्मी में जाना ठीक नहीं है। अरे तुम्हारे घर में जितने छोटे हैं बेहतर होता सबको 500-500 रुपये हाथ में पकड़ा देती, अपनी मर्जी से कुछ ले लेते। पर नहीं, तुम्हें तो मॉल से ही कपड़े खरीदने हैं। हाँ, वहाँ 200 की चीज़ें 500 में मिलती है और 500 की चीज़ें 1000 रुपये में। खैर छोड़ो, मेरा क्या है, अपने पति के पैसे लुटा रही हो, अपने घर का ही घाटा कर रही हो। इतना कहकर वो बाहर टहलने चली गई। रोज़ छोटी मोटी बातें कांता जी निशा को आते जाते सुना देती थी, पर अब तो निशा को सुनने की आदत सी हो गई थी। अब उनकी बातों को वो मन पर भी नहीं लगाती थी। जैसे जैसे दिन बीत रहा था, बच्चे तो नाना नानी के घर जाने के लिए उत्साहित हो रहे थे, पर निशा को पति और सास ससुर की चिंता सताए ही जा रही थी, जो कि बहुत कम बहुओं में देखा जाता है। जाने के एक दिन पहले रात में सब खा पी कर नींद लेने अपने अपने गद्देदार बिस्तर पर गए। निशा ने सोहम से कहा, सुनो जी, मैं क्या कह रही हूँ, क्या इस बार की छुट्टी टाल दूँ? सोहम हैरानी से बोला, क्यों टालनी है? अरे मैं संभाल लूँगा, एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखो। इतना कहकर सोहम जमाई लेने लगा। उसे नींद आ गई थी। निशा बैठकर सोचने लगी तो उसे पिछले साल की याद आई, जो छुट्टियों में 15 दिन के लिए मायके जा रही थी और सोहम पत्नी और बच्चों को छोड़ने के लिए स्टेशन आए हुए थे। निशा ने सख्त हिदायत दी थी कि माँ जी और बाबूजी का ध्यान रखिएगा। वैसे तो वो दवाई समय पर ले लेते हैं, फिर भी समय समय पर उनसे एक बार पूछ लीजिएगा। और हाँ, खाना बाहर का मत मंगाइएगा, कुछ खाने से उन्हें बदहज़मी होने लगती है। अपना भी ध्यान रख लीजिए, ऐसा ना हो कि सबका ध्यान रखने में अपने साथ लापरवाही कर ले। मैं फ़ोन करके यहाँ की खबर आपसे लेती रहूँगी। ट्रेन खुलने को आई थी, फिर भी निशा परिवार के लिए अपनी चिंता जता रही थी। सोहम बोला, हाँ हाँ ठीक है, अब तुम आराम से जाओ। मैं तो कहता हूँ 15 दिन की बजाय 1 महीना रहकर आओ। माँ बाबूजी के साथ मैं तो अब मज़े करूँगा। और रही बात उनके ख्याल रखने की, तो भूलो मत, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। सोहम ने अपनी कॉलर ऊपर करते हुए कहा। निशा बोली, आपको नहीं लग रहा आप ज़्यादा ही अकड़ रहे हो? सोहम बोला, तुम देख लेना, एक बार भी तुम्हें यहाँ की शिकायत नहीं मिलेगी और कोई नहीं कहेगा तुम्हें इतनी जल्दी जल्दी घर आ जाओ। निशा मुस्कुराती हुई ट्रेन में बैठ गई। कुछ ही देर में ट्रेन छुक छुक करती हुई निकल गई। निशा को छोड़कर लौटते समय सोहम रास्ते में सोचे, अभी तो सुबह के 8:30 बजे हैं, क्यों ना रास्ते से नथुराम की कचौरी और जलेबी लिए चलूं। बाबूजी तो खुश हो जाएंगे, नाश्ते का झंझट भी ख़त्म हो जाएगा और निशा जो बनाकर गई है उसे दोपहर में हम सब मिलकर खा लेंगे। फिर दोपहर में माँ को कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब सोहम घर पहुँचे, उनके हाथों में जलेबी और कचौरी देखकर बाबूजी तो खुशी से फूले नहीं समाये, परंतु दूसरी ओर कांता जी बोली, तुझे पता नहीं है कि हम तला भुना हुआ नहीं खाते हैं? क्या बहू ने जाने से पहले हमारे लिए तुम्हें कुछ हिदायत देकर नहीं गई है? हाँ, बात भी सही है, तुम्हें कैसे पता होगा कि हमें क्या पसंद है और हमें क्या फ़ायदा और नुकसान करेगा? तुम घर में रहते ही कहाँ हो? सोहम बोला, आप दोनों सास बहू का मुझे समझ में नहीं आता है। जब सामने रहती हो, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती रहती हो और ज़रा सी दूरी नहीं आती कि दोनों एक दूसरे के गुणगान करने में लग जाती हो। मैं तो प्यार से लेकर आया था, पर ठीक है, मैं ही खा लूँगा। आखिर सोहम के माता पिता
ने बहू द्वारा बनाए गए नाश्ते को ही खाया। फिर समोसा जलेबी तो सोहम को ही खानी पड़ी। कुछ ही घंटों में सोहम की खट्टी डकार आने लगी। जब सोहम माता पिता के दवाई का डब्बा उनके सामने रखा तो कांताजी बोली, पहले खुद जाकर गैस की दवाई ले ले, और इतनी सारी दवाइयों को हमारे सामने रख दिया है, हमें कैसे पता होगा कि हमें कौन सी दवाई लेनी है, क्योंकि ये सब तो बहू ही देखती थी। मुझे तो पता भी नहीं है कि कौन सी दवाई कब लेनी है। सोहम बोला, हे भगवान, माँ ये बात आप पहले नहीं बता सकती थी। कम से कम मैं निशा से पूछ कर लिख लेता। अब मुझे उसे फ़ोन करना होगा। सोहम ने तुरंत फ़ोन निकाला और निशा को फ़ोन लगाया। निशा उन्हें बताती गई। फिर सोहम माता पिता को दवाई खिलाते गए। इसी तरह निशा के जाने के बाद भी सोहम को उसे अनगिनत बार फ़ोन लगाना पड़ता था। जैसे कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, माँ बाबूजी को क्या पसंद है, ये खाने से कहीं उन्हें नुकसान तो नहीं होगा, कौन सी दवाई कब देनी है। आज माँ को बच्चों की याद आ रही है तो उनसे बात करवा दो। दोनों दिन गिन गिन कर काट रहे थे। कुछ ही रोज़ में सोहम थका थका सा लगने लगा, मानो कुछ अधूरा सा हो गया हो। एक रोज़ वो निशा को फ़ोन किए और बोले, कहना तो नहीं चाहता था पर मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ। माँ बाबूजी का अकेलापन मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे तुमसे ये कहना होगा कि अब तुम लौट आओ। मैं अपनी कही हुई बातों को वापस ले रहा हूँ। मुझे बहुत घमंड था अपने एक अकेले बेटे होने का कि मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ, पर सच तो ये है कि मुझसे नहीं हो रहा है। सोहम की सारी अकड़ धरी की धरी रह गई। आखिर उसे निशा को फ़ोन करके 1 हफ्ते में बुलाना ही पड़ा। निशा भी बिना संकोच किए बच्चों को लेकर वापस आ गई। निशा और बच्चों को देखते ही घर के हर सदस्य के चेहरे पर मुस्कान छा गई, जो कि देखने लायक थी। जैसे पतझड़ के बाद सूखे वृक्षों पर कैसे कोमल पत्तियां मुस्कुराती हों। तुम्हारे चेहरे की चमक क्यों गायब हो गई थी? खाना खाते थे पर उदास मन से, बस पेट भरने के लिए। अब देखो, बहू को देखा नहीं कि तुम्हारे चेहरे की चमक वापस आ गई है। सोहम शर्मा रहे थे और माँ को बोले, सच कहा पापा, इस 1 हफ्ते में मुझे एहसास हो गया है कि औरत की जगह घर में क्या होती है। जब औरत घर में ना हो तो सूनापन लगता है। उसकी बातें करना, हम सबको छोटी छोटी बातों के लिए टोकना, और वो उसकी चिंता, उसी से घर रोशन होता है। जिस रोज़ ये बात मर्दों को एहसास हो जाए तो औरत की आधी चिंता तो ख़त्म हो जाती है और दुनिया भर की खुशी उसे मिल जाती है। सोहम हंसकर बोले, हाँ माँ, ये बात तो मैं आज समझ चुका हूँ, और सबसे अहम बात मैंने ये जाना है कि वृद्ध माता पिता के बुढ़ापे की असली सहारा एक बेटा नहीं बल्कि एक अच्छी बहू होती है। अब तो मैं ये बात हर किसी को बताऊंगा कि बेटा अच्छा हो ना हो, बहू अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। सोहम की ये बात सुनकर निशा की आंखें भर आई। उसने सोचा कि चलो, मेरा जीवन सफल हो गया। जब परिवार में पति अपनी पत्नी से और सास ससुर बहू से खुश हो तो उसे उस बहू को और क्या चाहिए। उस रोज़ निशा ने सबकी मनपसंद की चीज़ें बनाई। सब ने भरपेट खाना खाया और खाने के बाद सास ससुर हो या बच्चे, सब अपने कमरे में ऐसे निश्चित होकर सो गए मानो ज़माने से ना सोए हों। सोहम ने निशा का हाथ थाम कर कहा, आज समझ में आया कि तुम्हारे बिना ये घर और मैं बिल्कुल भी अनाथ हो गए थे। तुम अगली बार से अपने माता पिता को यहीं बुला लेना, पर हमें छोड़कर मत जाना। निशा ने आगे बढ़कर सोहम को गले से लगा लिया। मित्रों, घर में कोई आपकी परवाह करता है तभी तो वो आपको टोकता है और आने वाली परेशानियों से आपको सचेत करता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो दिल से आपकी परवाह करता है। तो आप भी उन्हें प्यार और सम्मान के साथ अपनापन जताइएगा कि आप भी उनकी चिंता करते हो। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।